उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूटने की बड़ी खबर मिल रही है। चलिए आपको इस खबर के बारे में बताएं। बैराज टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी के जलमग्न होने की खबर और तस्वीर आई है। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल होती है तस्वीर आपके सामने है, जहां ये दिल्ली, ये देश की राजधानी दिल्ली है, जलमग्न ही नहीं हुआ है बल्कि तेज बहाव के साथ ये बारिश की तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां देखिए कितना तेज बहाव, एक शख्स उसमें तैरने की कोशिश, काफी जोखिम भरी कोशिश में दिखाई दे रहा है। ये बैराज टूटा और उसके बाद की कंडीशन आपके सामने है। मुनक नहर का बैराज टूटा है। बैराज टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी की कंडीशन देखिए आप। यहां पर नाव चलाते लोग दिख रहे हैं, पानी की तेज लहरें और इसमें तैरने की कोशिश करते कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बेहद खतरनाक है ये। दिल्ली में बैराज टूटने के बाद ये रिहायशी इलाका है, इलाके को ढूंढ पाना मुश्किल है। ये देखिए लोगों को किस तरीके से अस्थायी नाव जैसे स्ट्रक्चर में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों की तनों से पानी का अंदाजा लगाइए आप, कितना ज्यादा पानी इस जेजे कॉलोनी में फैल चुका है और पूरे लहर के साथ, पूरे वेग के साथ पानी जिसमें तैरने की कोशिश करते ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो मुनक नहर का बैराज टूटने के बाद ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। जेजे कॉलोनी में कमर भर पानी में चलते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये किसी कॉलोनी से तस्वीर ऐसी आ सकती है जहां सिर्फ पानी थमा हुआ नहीं है बल्कि पूरे प्रवाह के साथ, पूरी तेजी से लहरों के साथ बह रहा है और इसी लहर में तैरते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है दिल्ली की कंडीशन। दो 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई आईसीसी से दुबई, श्रीलंका में मैच कराने को कहेगा। कई खिलाड़ी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं है, पाकिस्तान को भी कश्मीर में हो रहे हमले को रोकने की कोशिश करनी होगी, तभी हालात सुधरेंगे। हाल में जम्मू कश्मीर में तेज हुए आतंकी हमले, कठुआ हमले के बाद उधमपुर में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर किए फायर। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कठुआ में पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी बैठक। आतंक के खात्मे के लिए पंजाब, जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों ने रणनीति बनाई। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रमुखता से उठाया आतंकवाद का मुद्दा। विदेश मंत्रालय का बयान, दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा की। भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते के नए अध्याय की शुरुआत, कई मुद्दों पर बनी सहमति। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद की समस्या, क्लाइमेट चेंज सहित कई मजबूत विषयों पर बात हुई। वियना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एवीडी बेलेंस से मुलाकात हुई। दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। अपने 3 दिन के यूरोप दौरे से दिल्ली लौटे पीएम मोदी पहले चरण में मॉस्को में भारत रूस सालाना बैठक में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रिया के वियना में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर जोर। नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी नीट की काउंसलिंग। एनटीए और केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा कुछ परीक्षा केंद्र से ही टॉपर होने के आरोप निराधार। यूपी के लखीमपुर में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर शारदा नदी। बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते लखीमपुर के आसपास कई गांव जलमग्न, लोगों के घर, खेत खलिहान सब पानी में डूबे। लखीमपुर में शारदा नदी के लगते कई गांवों के लोगों ने घर खाली किए, ऊंचाई वाली जगहों पर शिफ्ट हुए। प्रशासन की तरफ से लोगों के पास पहुंचाई गई राहत सामग्री। यूपी के शाहजहांपुर में सेना ने संभाला मोर्चा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए बुलाई गई सेना। मद्रास रेजिमेंट के जवान कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद। यूपी के बाराबंकी में उफान पर बह रही है सरयू नदी। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी से लगते गांव में बाढ़ आई। इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। सड़कें, खेत खलिहान, आबादी वाले इलाकों में पानी ही पानी। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है मुंबई हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां मुंबई पुलिस को जांच में पता चला आरोपी मिहिर शाह ने घटना के दिन बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। मुंबई पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी ने एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह शराब पिया। इसी जांच में यह भी पता चला कि आरोपी मिहिर शाह ने जुहू इलाके में स्थित
वाइस ग्लोबल तपस बार में शराब पीने के बाद आरोपी मिहिर मलाड और बोरीवली में भी एक और जगह पर रुका और उसने शराब पी थी, यानी एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन। इस पूरे मामले में ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ी जानकारी है कि मिहिर जो BMW गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पूरे मामले में हिट एंड रन केस से जुड़ी अपडेट ये है अल्कोहल कंजप्शन की। शराब पी रखी थी और सिर्फ एक बार से शराब पी ऐसा नहीं है, मिहिर मलाड और बोरीवली भी रुका और यहां पर भी उसने शराब पी थी और इतना शराब पीने के बाद वो गाड़ी को चला रहा था। तो इस पूरे मामले पर यह बड़ी अपडेट सामने आई मुंबई हिट एंड रन केस से जुड़ी, जहां मिहिर ने 3 जगह पर रुककर शराब पी थी। जांच में यह बात पता चली है आरोपी मिहिर शाह ने पहले जुहू में वाइस ग्लोबल तपस बार यहां पर गाड़ी रोकी, यहां पर शराब पी और उसके बाद मलाड और बोरीवली में भी शराब पीने की बात सामने आई है। मुंबई हिट एंड रन केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच आगे बढ़ रही है, परतें खुल रही हैं। ये भी आरोप लगाया गया कि 2 दिन के बाद गिरफ्तारी से क्या अल्कोहल के कंजप्शन की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या नहीं, ये तमाम चीजें थी। लेकिन इसी बीच आज ये बड़ी अपडेट है कि मिहिर ने 3 जगह पर रुककर शराब पी थी, यानी बहुत ज्यादा शराब पी थी। पहली जगह लोकेशन के साथ सामने आई है जहां जुहू इलाके में वाइस ग्लोबल तपस बार, यहां पर शराब पी। उसके बाद वो आगे बढ़ा, फिर मिहिर ने मलाड में गाड़ी रोकी, वहां पर शराब पी, फिर आगे बढ़ने के साथ बोरीवली में भी रुक करके उसने शराब पी थी। तो इस तरीके से इस पूरे मामले पर यह ताजा अपडेट आई है। आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह से, उनसे जानकारी लेते हैं कि जांच आगे बढ़ने के साथ साथ और कौन कौन से फैक्टर सामने आए हैं और ये किस तरीके से पता चला है कि 3 जगह पर रुक करके मृत्युंजय जो आरोपी है उसने शराब पी थी। देखिए जो आरोपी है मिहिर, इसे कल कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने इसे पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कल से ही पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ड्राइवर का बयान और मिहिर का बयान। दोनों के बयानों को मैच किया जा रहा है। मिहिर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि मिहिर जो आरोपी है उसने अपना गुनाह कबूल किया है। उसने बहुत चौंकाने वाली बातें कही हैं। उसने ये कबूल किया है कि उसने पहले जुहू में ड्रिंक किया था, जुहू के एक पब रेस्टोरेंट में ड्रिंक किया था और वो ड्रिंक किया था जो कि 25 वर्ष आयु वर्ष के अधिक के लोगों को ही सर्व किया जाता है, लेकिन इसने अपनी उम्र गलत बताकर वहां पर ड्रिंक किया था। और फिर उसके बाद जो आरोपी मिहिर है वो मलाड गोरेगांव के बीच वापस एक दूसरे पब में गया था, वहां भी उसने ड्रिंक किया था। देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि जुहू से मलाड गोरेगांव की दूरी काफी अधिक है और फिर मलाड के बाद वो दक्षिण मुंबई यानी मरीन ड्राइव की दिशा में गया। तो यानी ये पूरी रात भर सिलसिला ड्रिंक और ड्राइव का चलता रहा और सुबह तड़के वर्ली इलाके में ये घटना को उसने अंजाम दिया। उससे चौंकाने वाली बात जो कही है कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके बोनट पर कोई महिला गाड़ी में फंसी हुई है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो कई किलोमीटर तक उसे घसीटते हुए आगे चला गया। ये उसने चौंकाने वाली बात कबूल की है। और जो उसका ड्राइवर है राजऋषि, उसका बयान से भी वेरीफाई किया जा रहा है। दोनों के बयान में क्या मेल मिलाप है, क्या अंतर है, इसकी जांच की जा रही है। ड्राइवर ने भी कबूल किया है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम अपने ऊपर आरोपों को ले लो और मिहिर को बचा लो, लेकिन ड्राइवर ने इससे साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं जब गाड़ी नहीं चला रहा था तो ये मैं कबूल नहीं करूंगा। उसने पुलिस को भी यही बयान दिया है और अंततः कल जब पूछताछ हुई है तो उसमें ड्राइवर और मिहिर से दोनों से पूछताछ हुई है और मिहिर ने अपना कबूलनामा स्वीकार किया है कि उससे गलती हुई है। सारी शराब पीने के बाद पूरे दिन में होश न आना और उसके बाद इस पूरे मामले पर ये नया तथ्य खुद कबूल किया है मिहिर ने, सामने आया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है। देखिए उत्तराखंड सरकार यूसीसी की रिपोर्ट को कल सार्वजनिक करने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूसीसी के 400 पन्ने सार्वजनिक किए जाएंगे, पब्लिक किए जाएंगे, लोगों को पता चलेगा। और सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को ऐसी बड़ी बातें पता चली हैं जिसके मुताबिक यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी बातें चल रही थी। इसी तरह से गोद लेने के अधिकार को भी यूसीसी में शामिल नहीं किया गया है। तो 2 बड़े तथ्यों पर स्पष्टीकरण सामने आ जाएगा जब 400 पन्ने का ये यूसीसी दस्तावेज के तौर पर पब्लिक डोमेन में होगा, लोगों के सामने होगा, तो तमाम वो बातें साफ हो जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, किस तरीके की जानकारी है जो एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज के पास है, बताइए।
देखिए स्नेहलता, जब उत्तराखंड का यूसीसी लागू किया गया था, आपको ख्याल होगा कि उसमें जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान नहीं रखा गया था। लेकिन कहानी यह है कि जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है, यूसीसी की जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उस रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र है। और जो सर्वाधिक सजेशन, करीब 4 लाख सजेशन आए अलग अलग जगहों से, सर्वाधिक जो सजेशन थे वो सजेशन शादी, तलाक और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के ही थे। तो जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र है, उस रिपोर्ट में एडॉप्शन का जिक्र है। लेकिन जो उत्तराखंड का कॉमन सिविल कोड तैयार किया गया, जो यूसीसी तैयार किया गया, उस यूसीसी से जनसंख्या नियंत्रण को बाहर रखा गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी को ड्राफ्ट किया गया, उस रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र है, लेकिन यूसीसी से जब वो यूसीसी लागू किया गया उत्तराखंड में, तो वहां से जनसंख्या नियंत्रण को बाहर कर दिया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वो जो रिपोर्ट है, जो उस यूसीसी की नींव है स्नेहलता, जो कि उत्तराखंड में इस समय लागू हो चुका है, वो रिपोर्ट कल सामने आएगी। कल 12 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उत्तराखंड की जो ये यूसीसी नियमावली कमेटी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस रिपोर्ट को रखेगी। एबीपी न्यूज के पास उस रिपोर्ट के सारे महत्वपूर्ण ब्यौरे हैं, 400 पन्ने पब्लिक किए जाएंगे। और सबसे अहम बात है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जो जनसंख्या नियंत्रण का इशू जो रिपोर्ट का हिस्सा है, मगर उसको यूसीसी में शामिल नहीं किया, ये बात भी सामने आ जाएगी कि नींव जिस रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया, उस रिपोर्ट में वो मुद्दा था, लेकिन आखिरकार क्यों शामिल नहीं किया गया उसको यूसीसी में, एक बड़ा यहां से सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। और इसके अलावा गोद लेने की, अडॉप्शन को लेकर के किस तरीके की जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो यूसीसी की रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसमें यह भी था कि सभी को गोद लेने का अधिकार होना चाहिए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके तहत गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन चूंकि जो जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें ये अधिकार उसके तहत कोई व्यक्ति गोद ले सकता है। तो उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि गोद लेने का अधिकार के पक्ष में भी हमको सजेशन मिले हैं, लेकिन चूंकि जेजे एक्ट है ऑलरेडी, इसलिए ये जो गोद लेने का अधिकार है, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो वो स्पष्टीकरण सामने आएगा वहां पर कि आखिरकार गोद लेने का अधिकार उत्तराखंड के यूसीसी में शामिल क्यों नहीं है। उसकी पीछे की तस्वीर साफ होगी, और उसकी वजह है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके तहत ये अधिकार मिला हुआ है। तो इस गोद लेने के मामले में तो स्पष्टीकरण होगा स्नेहलता, लेकिन जनसंख्या का जो मसला है, वो बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि जनसंख्या का मसला ऑलरेडी उस रिपोर्ट में है। इसके बाद भी उसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया। ये तस्वीर कल साफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से ये पन्ने जगजाहिर हो जाएंगे, तो जो तमाम सवाल हैं वो भी पूछे जाएंगे, और उन सवालों के मुफीद जवाब जब तक नहीं मिलेंगे, देखते हैं किस तरीके की तस्वीरें बनती हैं। आप नजर बना के रखिएगा, बने रहें हमारे साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने कल अहम फैसले में साफ किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। आपको बताएं, तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि अहम फैसला दिया। लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसे शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस की मांग को लेकर के ये पूरा मामला, तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जब दी गई, तो इस पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। हालांकि इसे शरीयत के खिलाफ कुछ धर्मगुरु बता रहे हैं, लेकिन फैसले में साफ किया गया कि एक मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। यानी कि अलग होने के बाद जिस मेंटेनेंस की, जिस अमाउंट की बात की जाती है, उसकी हकदार मुस्लिम महिला भी होगी। इसे चुनौती देने वाली जो याचिका थी, उस पर सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह अहम फैसला सुनाया है कि मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ते की मांग एक मुस्लिम महिला अपने पति से अलग होने के बाद कर सकती है। यह बड़ा फैसला है, साफ कर दिया गया इस पूरे मामले को। यह मामला शुरू कहां से हुआ? तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर, जहां इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि यह शरिया के खिलाफ है और इसीलिए यह फैसला हमें स्वीकार नहीं है, हम ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुनवाई और सुनवाई के बाद आज ये बड़ा फैसला। शोहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज्यादती होगी। जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है तो उसके आगे तो अब कुछ हो नहीं सकता है।
लेकिन फैसले के तो मतलब उनका फैसला जो उनका जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसको तो सबको मानना है, लेकिन अपनी बात तो बता सकते हैं कि ये फैसला शरीयत लॉ के खिलाफ है, ये तो है। कोर्ट के जो आदेश होते हैं वही सर्वमान्य होता है। जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिया है कि महिलाओं को गुजारा भत्ता अधिकार है, मिलेगा उनको, और उसी के साथ साथ यह भी कह दिया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको भी यह गुजारा भत्ता मिलेगा। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे हैं, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के लिए है ये समस्या कि उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। अब जो कोर्ट ने आदेश दिया है इसके आधार पर निश्चित है कि उनको भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने अपने निर्णय के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि इस देश का संविधान शरीयत की तुलना में श्रेष्ठ है और समता के आधार पर हर महिला को जो है वो मेंटेनेंस मिलना चाहिए। शाहबानों के मामले में भी एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने यही निर्णय दिया था, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने संविधान पर शरीयत को लादने का दुष्कर्म किया था। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के नाते महिलाओं को, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं को, शरीयत के शरारत से बचना निश्चित है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के कारण तमाम तलाक पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन राजनीतिक दलों से जुड़ी महिला नेता गुजारा भत्ते वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ा कदम बता रही हैं, क्योंकि भारतीय महिला अगर अलग होती है पति से तो उसे गुजारा भत्ता के लिए, जिसे मेंटेनेंस कहा जाता है, वो मिलने का अधिकार है। धर्म से मतलब नहीं है, महिला को उसका अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। ये फैसला ऐतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस है। आप सोचिए, ये फैसले के तहत अब कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए बाकायदा जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसके तहत वो मेंटेनेंस अलाउंस की मांग कर सकती है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य होगी। यानी कि जो हक हर एक महिला को देश के संविधान ने दिए हैं, वही सारे हक, वही सारे प्रावधान का इस्तेमाल वो तलाकशुदा महिला भी कर सकती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम इसका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि 1985 में जब शाहबानों का केस हुआ था और उसको मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता सेक्शन 125 में मिला था, तो उस वक्त कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ कोर्ट में जाकर के कहा कि ये उनके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरीयत लॉ है, उसके खिलाफ है। हम लोग बहुत सारी मुस्लिम औरतों को लेके गए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले, उनसे कहा कि ये लोग चाहती हैं कि उनके लिए कानून बना रहे, लेकिन जो उनके ऊपर दबाव था वो उसके सामने टिक नहीं पाए और उन्होंने लॉ को चेंज कर दिया। तो ये आज अगर उनके लिए कहा गया कि नहीं, उनको भी 125 125 में रिलीफ मिल सकती है, गुजारा भत्ता मिल सकता है, तो ये अच्छी बात है। हमारी बहुत पुरानी ये लड़ाई थी, तो हमें उस बात की खुशी है। तो चलिए, नीट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बताएं, लगातार सुनवाइयों का दौर चल रहा है, लेकिन इस पर आज की ताजा अपडेट आपको बताते चलें। इस पूरे मामले पर आज बड़ी खबर मिल रही है। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। आज के दिन जो प्रपोज थी सुनवाई, जिसका वक्त तय था, आज नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टाला गया है। आपको बताएं कि लगातार तेजी से सुनवाई का दौर चल रहा था, लेकिन आज की सुनवाई टाली गई है नीट परीक्षा को लेकर के, जहां आपको बताएं दोनों तरफ से हलफनामे की खबर आई थी, जहां एनटीए की और जो रिपोर्ट कमेटी बनाई गई, कैंडिडेट्स जिनको लाभ पहुंचाया गया था उनको किस तरीके से उनकी डिटेल्स मांगी गई थी, ये सारी चीजें आज की सुनवाई के लिए भी थी। फिलहाल नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है, ये टाली गई है। अगले गुरुवार को इसकी सुनवाई होनी है। नीट पर आज की ताजा अपडेट, जहां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को अगले गुरुवार के लिए टाला गया है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अंकित, आज की सुनवाई में क्या क्या चीजें अहम थी और क्यों टाला गया, इसकी जानकारी हो तो बताएं।
इसलिए दादा इस मामले में जो तमाम पक्ष हैं उनका ये कहना था कि एनटीए और सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किए गए हैं वो कल देर रात दायर किए गए हैं, अभी वो पढ़ नहीं पाए हैं और इस मामले में इस वजह से जो है उनको पढ़ने का वक्त दिया जाए जिससे कि वो अपना पक्ष रख सके, जिसके बाद में सुनवाई टालने की मांग की गई और फिर कोर्ट ने कहा है कि ठीक है आप लोग इस हलफनामे को पढ़ लीजिए और विस्तार से सुनवाई करेंगे और विस्तार से सुनवाई होगी अब अगले गुरुवार यानी कि 18 जुलाई को। तो कोर्ट ने आज की सुनवाई जो एक उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक कोई रुख सामने आ सकता है, वो जो सुनवाई टल गई है एक हफ्ते के लिए और अब अगले गुरुवार 18 जुलाई को होगी नीट मामले पर सुनवाई। जी बिल्कुल, अगर इस हलफनामे की बात की जाए, कई चीजें जुड़ रही हैं, किस किस ओर से ये हलफनामे आए हैं? देखिए ये हलफनामा जो है केंद्र सरकार ने दायर किया था सबसे पहले कल रात में और उसके बाद में एनटीए की तरफ से दायर किया गया था। वहीं सीबीआई ने जो अब तक जांच की है इस मामले में, नीट मामले में, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। तो इसी मामले पर जो है सुनवाई होनी थी आज और उम्मीद ये की जा रही थी कि एनटीए और केंद्र सरकार और सीबीआई का पक्ष जानने के बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ कर सकता है कि जो लगातार रीनीट की मांग की जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। लेकिन अभी जो बाकी पक्ष थे, जो पार्टी थी, उनका कहना था कि उनको थोड़ा वक्त चाहिए, जिसके बाद मामले की सुनवाई टल गई अगले हफ्ते के लिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के ये जो हलफनामा चाहे सीबीआई की तरफ से और इस पूरे मामले पर आने वाले थे उनको देर रात पहुंचाया गया और अब इसे पढ़ने के बाद ही अगले गुरुवार तक के लिए सुनवाई को टाला गया है। तो नीट पर सुप्रीम कोर्ट में अगले गुरुवार को सुनवाई हुई है और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से देर रात हलफनामा दायर किया गया है। अगर हम बात करें जिन्होंने ये सारी, अगर पक्ष की बात करें, प्रतिपक्ष की बात करें, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आने की उम्मीद है? देखिए इस वक्त जो है सभी जो पक्षों के वकील इस वक्त जो है कोर्ट में मौजूद थे और ये वकीलों के आग्रह पे ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली है। वैसे तो आज ही इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन क्योंकि जो संबंधित पक्षों के वकील थे उन्होंने कहा, खास तौर पर उन जो है बच्चों की तरफ से जो वकील पेश हो रहे थे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से पेश हो रहे थे जिन्होंने नीट के ऊपर सवाल उठाए थे, तो उन्होंने ही कहा कि वो एनटीए की तरफ से दायर हलफनामे को नहीं पढ़ पाए हैं और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से जो दायर हलफनामे को पूरी तरह से पढ़ पाए हैं। ऐसे में कोर्ट के सामने दलील रखना मुश्किल होगा और उसी आधार पर सुनवाई टालने की मांग की गई थी, जो है टाली गई है अगले हफ्ते के लिए। बिल्कुल, अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टाली गई है और अब देखते हैं इस पर अगले गुरुवार को किस तरीके की अपडेट आती है। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। क्रिकेटर पति हार्दिक पांड्या से तलाक की खबरों के बीच हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा पहली बार सामने आई हैं। नताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बारे में पहली बार कोई बात रखी है। नताशा ने वीडियो में कहा कि हम सबको कितनी जल्दी जज कर लेते हैं। ये बात उन्होंने पोस्ट में लिखा है। लंबी चुप्पी के बाद नताशा की अलग होने की खबरें हार्दिक पांड्या से सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल की गई, लेकिन उसके बाद एक वीडियो आया है जहां पहली बार वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सामने आई हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम लोग सबको कितनी इजीली जज कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी वीडियो से उन्होंने तलाक की खबरों के बाद पहली बार कुछ कहा है और उनका कहना यह है कि इतनी जल्दी जज करना ठीक नहीं है। नमस्कार, खबर आज 60 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मैं शुरुआत करने जा रही हूं सियासी खबर के साथ। हरियाणा से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर जो इंडियन नेशनल लोकदल है और बीएसपी है, दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया। आकाश आनंद की मौजूदगी में चंडीगढ़ में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच चुनावी गठबंधन का ऐलान कर दिया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगा। हरियाणा में गठबंधन को लेकर 6 जुलाई को मायावती और अभय चौटाला के बीच बातचीत हुई। आज चंडीगढ़ में इस गठबंधन का ऐलान हुआ। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। सूबे में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ये तीसरी बार है जब इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है। दोनों पार्टियों के बीच पहली बार साल 1996 में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था। तब आईएनएलडी 7 और बीएसपी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2018 में दोनों पार्टियों ने फिर से गठबंधन किया था, लेकिन चौटाला परिवार में बगावत के बाद गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट गया। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन में दूसरे छोटे दलों को भी शामिल करने की तैयारी है। और 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से ये है कि हालांकि मेजबान देश पाकिस्तान है और बीसीसीआई सूत्रों ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान खेलने के लिए टीम इंडिया नहीं जाएगी। आईसीसी से किसी न्यूट्रल वेन्यू दुबई या श्रीलंका में मैच कराने की मांग बोर्ड की तरफ से की जाएगी।
2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होना है। हाल ही में पाकिस्तान ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी का ड्राफ्ट सौंपा था। ड्राफ्ट में भारत और पाकिस्तान का मैच लाहौर में कराने का प्रस्ताव था। ये मैच 1 मार्च 2025 को खेला जाना था, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई मैच को लेकर आईसीसी से बात करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने की बात कर सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैच दुबई या श्रीलंका में कराने की बात भी बीसीसीआई कर सकती है। ये हो सकता है कि टीम इंडिया अपने मैच दुबई या श्रीलंका में खेले और बाकी मैच पाकिस्तान में ही हो। सूत्रों के मुताबिक टीम इंडिया के कई खिलाड़ी भी पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे पहले 2023 में एशिया कप में भी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच हुए थे। तब भारत ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे, जबकि अन्य देश पाकिस्तान गए थे। और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को देखते हुए लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है और इसीलिए जो बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी, इसका जमकर देश में स्वागत किया जा रहा है। साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और बीसीसीआई ने कहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान सरजमीन पर मैच नहीं खेलेगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल कुंडल हैं, पूर्व मंत्री रहे। यशपाल जी, ये आपका क्या कहना है? देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वार है, ये काफ़ी देर से चलाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि अभी जो सरकार फैसला ले, ये बहुत देर हो गया है, बहुत लेट हो गया। ये फैसला बिल्कुल पहले होना चाहिए था। हमारे साथ उनके तल्लुकात ही अच्छे नहीं, जो हरकतें कर रहे हैं, देखा आपने, हमारे इतने जवान रोज शहीद हो रहे हैं, उनके साथ क्या मैच करें? आप मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच होना चाहिए? मैच नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो मोदी सरकार का, मैं साफ लफ्जों में कह देना, जो दावे कर रहे हैं इनको रिजाइन कर देना चाहिए। ये झूठ के ऊपर झूठ का बुलंदा हर समय में करते हैं। पाकिस्तान रोज के रोज यहाँ पे आतंकवादी अटैक कर रहे हैं और वह मोदी सरकार कहती है हमने हालात ठीक कर दिए। कहाँ कर दिए हालात ठीक? उत्तर प्रदेश में एसबीएसपी पार्टी के विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ रेलवे पेपर लीक मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मामला 2006 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। तब परीक्षा के एक दिन पहले ही बेदीराम से पेपर बरामद हुआ था। इस मामले में एसटीएफ ने बेदीराम, विपुल दुबे समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। 25 फरवरी 2006 को आलमबाग इलाके से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी। एसटीएफ ने कृष्णानगर थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया था। बेदीराम समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट। सुनवाई के दौरान आरोपियों के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने कृष्णानगर इंस्पेक्टर को 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट तामील करने के निर्देश दिए हैं। बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। विपुल दुबे भदोही की जानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक हैं। फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान बेदीराम ने जो शपथ पत्र दिया था, उसके मुताबिक उन पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रेलवे और पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़े 8 मुकदमे दर्ज रहे हैं। बेदीराम पर दर्ज कुल 9 मुकदमों में 8 पेपर लीक से जुड़े हैं। देखिए, पेपर लीक केस में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों के नाम सामने आने के बाद विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया है। हालांकि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो अपनी पार्टी के विधायक बेदीराम, जो इस वक्त आरोपों के कटघरे में हैं, उनसे पल्ला झाड़ते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी का करीबी बता रहे हैं। कोर्ट ने तो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है, योगी बाबा कब गिरफ्तार कराएंगे? क्योंकि दोनों ही शासन और सत्ता के अभिन्न अंग हैं। बहुत स्पष्ट रूप से ओम प्रकाश राजभर ने तो साफ साफ कहा कि आप नौकरी का पेपर भर दो, बाकी जुगाड़ बेदीराम कर देगा। अब ये तय करना है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधी आरोपी लोगों को वो अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं या उनको बाहर निकालते हैं। तो निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को इन्हें एनडीए से अलग कर देना चाहिए। कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। विपक्ष समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगी और मुंबई पहुंचकर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करेंगी।
मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुंबई रवाना होंगी। 3 दिन के मुंबई दौरे में ममता बनर्जी कल पॉलिटिकल मीटिंग भी करेंगी। ममता कल शाम शरद पवार से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात शरद पवार के घर सिल्वर ओक में होगी। ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगी। इन मुलाकातों के दौरान ममता शरद पवार और उद्धव ठाकरे से राष्ट्रीय और महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा करेंगी। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ममता की मुलाकात अहम मानी जा रही है। कुछ दिनों बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा है कि संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले ममता बनर्जी दिल्ली का दौरा कर सकती हैं। ममता बजट सत्र से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। और उधर मुंबई में हिट एंड रन केस में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो आरोपी मिहिर शाह है उसने बार में अपनी उम्र छुपाकर शराब पी थी और पुलिस के मुताबिक उसने बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया था। वर्ली हिट एंड रन केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। बीती रात दोनों मिहिर शाह और ड्राइवर राज ऋषि राजेंद्र सिंह बिदावत को लेकर के पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला। सूत्रों के मुताबिक मिहिर ने पुलिस को बताया महिला के गाड़ी के बम्पर में फंसे होने की जानकारी उसे नहीं थी। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि मिहिर शाह ने बार में अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला था। पुलिस के मुताबिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिहिर की उम्र 23 साल है। मिहिर ने बार में अपनी उम्र 27 साल बताई थी। मिहिर ने अपनी उम्र 27 साल बताने वाला पहचान पत्र भी दिखाया था। दरअसल नियम के मुताबिक मुंबई में कुछ हाई ड्रिंक केवल 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सर्व की जाती है। मिहिर ने ऐसी ही एक ड्रिंक के लिए अपनी उम्र 27 साल बताई थी। मिहिर के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उसकी उम्र 27 साल बताने वाला पहचान पत्र अपलोड किया गया है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए बस हादसे को लेकर पुलिस की तरफ से दिल्ली के चंदन जायसवाल और उसके पार्टनर सोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई थी। उन्नाव बस हादसे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए फर्जीवाड़ों का खुलासा हो रहा है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि ये बस महोबा आरटीओ में रजिस्टर्ड थी। बस को केसी जैन ट्रेवल्स ने रजिस्टर्ड कराया था। केसी जैन ट्रेवल्स का पता एनके टावर, कोहिनूर सिनेमा, जोधपुर दर्ज है। पुलिस और परिवहन विभाग ने जब बस के कागजात की जांच की तो पता चला कि बस का फिटनेस नहीं था। दूसरे कागजात भी फर्जी निकले। इस खुलासे के बाद एआरटीओ की तहरीर पर चंदन जायसवाल और सोहन समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चंदन जायसवाल दिल्ली के पहाड़गंज से टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार करता है। पुलिस चंदन और उसके पार्टनर सोहन को तलाश रही है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, परमिट फेल हो चुका था और फिर भी ये गाड़ी चल रही थी। कई बार इसका चालान किया गया, फिर भी चल रही थी। केवल ड्राइवर और कंडक्टर पर नहीं, इस बार मालिक पर भी कार्रवाई हो रही है। मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्नाव हादसे में बस में सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 19 लोग घायल हुए थे। मरने वाले ज्यादातर लोग बिहार के हैं। और अब बात मौसम की मार की। उत्तर प्रदेश के 12 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में रहने वाले सैकड़ों गांव के लाखों लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। बनबसा बैराज से पानी छोड़ने के बाद नदी का पानी कई गांव में घुस गया। हजारों लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। गांव में पानी घुसने के बाद कई लोग बंधा बांध पर शरण लिए हुए हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना बुलाई गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सेना के जवान नाव के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। सरयू में पानी बढ़ने से तलहटी में बसे दर्जनों गाँव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हर साल आपके यहाँ बाढ़ आती है? हाँ बहुत परेशानी हो जाती है। बाढ़ आ गई है। बलरामपुर में 36 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहाँ एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद राप्ती नदी उफान पर है। नेपाल ने अपने बैराज से पानी छोड़ा। यूपी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में। मैं इस वक्त बलरामपुर में राप्ती नदी में चल रहा हूं और मेरे साथ एसडीआरएफ की टीम है। इस जिले में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमों को लगाया गया है। असम में भी बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम में अब तक बाढ़ की वजह से 84 लोगों की जान जा चुकी है।
भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र उफान पर है। माजुली के 85 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 50 गांव माजुली के मुख्य हिस्से से कट गए हैं। इन गांवों को माजुली से जोड़ने वाला जुगनीधारी बांध ब्रह्मपुत्र के बाढ़ में बह गया है। एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। ब्रह्मपुत्र के उफान को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन भी खतरों से भरा है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इस समय हम जिस ब्रह्मपुत्र में हैं, ब्रह्मपुत्र को यहाँ नदी नहीं नद कहा जाता है, ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इस नदी में बाढ़ कभी भी आ सकती है और काफी खतरनाक स्थिति तुरंत ले लेती है। 97 के बाद सबसे ज्यादा बाढ़ इस समय माजुली में है और माजुली के 50 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ असम की एसडीआरएफ टीम इस समय लोगों की बचाव के लिए जा रही है, हम उनके साथ हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी इस समय काफी खतरनाक स्थिति में है। बिहार के 15 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल में नदियों में पानी छोड़े जाने की वजह से सैकड़ों गांव बिहार में डूबे हुए हैं। कोसी के कहर की ये तस्वीरें भागलपुर से आई हैं। यहाँ चंद मिनटों में एक पक्का मकान ताश के पत्तों की तरह भर कर कोसी नदी में समा गया। अब तक 8 घर कोसी की धारा में बह चुके हैं। कोसी के कटाव से परेशान लोग खुद घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये सुपौल की तस्वीर है। एक हाथ में जूते, दूसरे हाथ में छाता, कंधे पर स्कूल बैग लिए नाव से घर लौट रहे हैं। कोसी में उफान के कारण सुपौल के घूरन पंचायत में सड़कें डूब गई हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं, वहां अब नाव चल रही है। दर्जनों गाँव को जोड़ने वाली सड़क टूट चुकी है। सुपौल में कोसी नदी से प्रभावित जो गाँव है वो एक आपको सामने नजर आ रहा है, घूरन पंचायत, और ये रास्ता टूट चुका है। चूँकि इसी रास्ते से लोग आगे बाजार की तरफ जाते हैं, लिहाजा इन लोगों को इस सड़क से गुजरना पड़ता है और सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। भारी बारिश से सासाराम में हालात बेहद खराब हैं। सासाराम सदर अस्पताल में पानी भर गया। अस्पताल झील में तब्दील हो गया। अस्पताल में पानी भरने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच सहरसा के महिषी ब्लॉक में एक पुलिया ध्वस्त हो गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिया बहने से कई गाँव का संपर्क टूट चुका है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से राज्य के अंदर भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है। भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र उफान पर है। माजुली के 85 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 50 गांव माजुली के मुख्य हिस्से से कट गए हैं। इन गांवों को माजुली से जोड़ने वाला जुगनीधारी बांध ब्रह्मपुत्र के बाढ़ में बह गया है। एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। ब्रह्मपुत्र के उफान को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन भी खतरों से भरा है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इस समय हम जिस ब्रह्मपुत्र में हैं, ब्रह्मपुत्र को यहाँ नदी नहीं नद कहा जाता है, ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इस नदी में बाढ़ कभी भी आ सकती है और काफी खतरनाक स्थिति तुरंत ले लेती है। 97 के बाद सबसे ज्यादा बाढ़ इस समय माजुली में है और माजुली के 50 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ असम की एसडीआरएफ टीम इस समय लोगों की बचाव के लिए जा रही है, हम उनके साथ हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी इस समय काफी खतरनाक स्थिति में है। और तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, ये असम का हाल बयां कर रही थी और किस तरीके से उत्तराखंड में त्रासदी वाली तस्वीरें मौसम की बाढ़ की वजह से सामने आ रही हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल जरा हाथरस का रुख कर लेते हैं। हाथरस कांड में आरोपों में घिरा बाबा कहाँ है किसी को पता नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज बाबा के उस गाँव में पहुंचा जहाँ उसका ससुराल है। एटा के इसी गुहटिया खुर्द गांव में बाबा सूरजपाल की ससुराल है। भोले बाबा की पत्नी प्रेमवती को उनके भक्त शमी माहेश्वरी जगत जननी कहते हैं। 1968 में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की शादी प्रेमवती से हुई थी। प्रेमवती के घरवाले आज भी गुहटिया खुर्द में रहते हैं। प्रेमवती के भाई मेवाराम ने एबीपी न्यूज को सूरजपाल के बाबा बनने की पूरी कहानी बताई। किसी को कोई अब इसकी मालूम आज क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या करेगा, ये किसी को ना मालूम। ये 2000 से शुरू हुआ। शादी हुई है आपकी साल 1968, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सत्संग करते रहे। आज भोले बाबा और प्रेमवती बेशुमार दौलत के मालिक हैं, लेकिन गुहटिया खुर्द गांव प्रेमवती का पुराना घर आज भी उनके अतीत की गवाही देता है।
2 कमरों का ये कच्चा मकान है, जिसमें भोले बाबा की पत्नी जो है प्रेमवती, जिनकी पैदाइश यहाँ से हुई है, बारात जो है वो उनकी इसी मकान में आई थी। देखिए, हाथरस हादसे को लेकर अभी तक जो एफआईआर आई है सामने या फिर जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उसमें कहीं बाबा का नाम नहीं है। लेकिन ये जो गांव है, इस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस हाथरस हादसे के लिए बाबा को जिम्मेदार मान रहे हैं। घोटिया खुर्द गांव के लोगों ने हादसे के लिए भोले बाबा को जिम्मेदार ठहराया है। गांव वालों का कहना है कि सत्संग में जाने से पहले बाबा को जरूरी इंतजाम कराने चाहिए थे। आते ही थे, भीड़ तो इकट्ठी होती ही थी, लेकिन पहला तो काम मधुकर जी ने मेरे ख्याल से ये गलत किया कि उन्हें ये 80,000 की परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी। हाथरस हादसे के बाद बाबा फिलहाल अंडरग्राउंड है। एबीपी न्यूज ने एटा में बाबा के आश्रम को खोज निकाला। एटा के नगला धनी गगनपुर में 8 बीघा जमीन पर बाबा सूरजपाल का आश्रम बना है। यह आश्रम 2021 में बनाया गया था। हर मंगलवार को यहाँ पर सत्संग होता था, लेकिन हाथरस हादसे के बाद भक्त आश्रम से दूर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने हाथरस हादसे में पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन भले ही थोड़ी मात्रा में सही हम लोगों ने फैसला किया है वो मृतक आश्रित परिवारों को 1-1 लाख रुपया देंगे। और अब मुंबई के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल हाजी अली से वर्ली जो कोस्टल रोड वाया सी लिंक है, उसे खोल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने मुंबई कोस्टल रोड कोस्ट लाइन की हाजी अली से वर्ली लाइन शुरू कर दी है। यह रास्ता कुल 3.5 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते के शुरू होने से लोग 11 किलोमीटर का सफर 7 मिनट में पूरा कर सकेंगे। पहले इस सफर को पूरा करने में आधे घंटे का वक्त लगता था। मुंबईकरों के लिए और मुंबई घूमने आने वालों के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर सामने आ रही है। दरअसल मैं जहां मौजूद हूं वो कोस्टल रोड का वो हिस्सा है जो कई सालों से बन रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत आज से हो गई है। 13,000 करोड़ की कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में 11 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बनकर तैयार हो गया था। इस 8 लेन के दोनों रास्ते में जो है टनल और बेसिक जो रास्ता है वो खोल दिया गया था, लेकिन हाजी अली उतरकर जो रोड है उससे लोगों को सीलिंग तक जाना पड़ता था, लेकिन अब आप कोस्टल रोड के ज़रिए ही जो है सीधे सीलिंग तक जा सकते हैं। वहाँ से ये जो कोस्टल रोड है वो कनेक्ट हो जाएगी सीलिंग को। और अब खबर राजस्थान से, जहां नई बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में पर्यटन और धार्मिक स्थलों को लेकर के एक राशि आवंटित किया, और वो बड़ी राशि है। उसमें सबसे अहम है खाटू श्याम धाम, जहां काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनाए जाने का ऐलान किया गया है, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राजस्थान की सत्ता में वापसी के बाद भजन लाल शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया और राज्य की नई डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बनी दिया कुमारी का भी ये पहला बजट था। दिया कुमारी ने अपने बजट में बेशुमार ऐलान किए। बजट में राज्य के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन के लिहाज से कई बड़े ऐलान किए। इसके तहत राजस्थान के 30 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान सरकार नई पर्यटन नीति भी लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। लेकिन इस बजट में जो सबसे अहम ऐलान था वो था खाटू श्याम जी को लेकर। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि खाटू श्याम जी मंदिर परिसर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा। हर साल लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी का दर्शन करने आते हैं। सीकर जिले में जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर खाटू श्याम का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा खाटू श्याम जी विकास एवं मंदिर के दर्शनार्थी सुविधा है, तो जनहित में 100 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीएम श्री भजनलाल जी शर्मा एवं डिप्टी सीएम हमारे दिया कुमारी जी ने बहुत ही सौगात दिए खाटू श्याम बाबा को। आने वाले सभी श्याम भक्तों को सुगम दर्शन होंगे। जय श्री श्याम। खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर पर 100 करोड़ खर्च करने के ऐलान पर सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमें किसी से परहेज नहीं है, लेकिन उनकी सरकार संस्कृति के आधार पर चलेगी। आने वाले सालों में बजट में राज्य का घाटा भी कम होगा। अभी हमारी स्टार्टिंग है, मंदिरों को तो कई को किया है, लेकिन हम एक मॉडल के रूप में
हमने खाटू श्याम मंदिर का जो हमने एक मॉडल बना करके, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंदिर बने हैं, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक बना है, हमारे हम खाटू श्याम जी से हमने स्टार्ट किया है और आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। बजट में मंदिरों के रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए बड़ी रकम के प्रावधान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार के बजट को घोषणाओं का बजट बताया है। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कोई राहत नहीं दी। किसान सम्मान निधि में भी राहत 6,000 की जगह सिर्फ 3,000 की दी गई है। इसी तरह सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के ऐलान के बारे में सरकार कुछ भी खुलकर बात नहीं कर रही और मंदिर कॉरिडोर बनवाने में व्यस्त है। हरियाणा के बरोबर डीजल पेट्रोल करने का इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने वादा किया 2700 रुपए गेहूं का एमएसपी देने का, मात्र 125 रुपए बढ़ा के 2400 करके, और इन्होंने उसको छोड़ दिया। इन्होंने वादा किया किसान की सम्मान निधि 6,000 रुपए बढ़ाने का, उसमें से 2,000 बढ़ाने का पिछले बजट के अंदर कहा गया और 1,000 रुपए ही देने का काम किया है। बचा हुआ 1,000 भी 500 की 2 किस्तों में ये लोग देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब राजस्थान में किसी सरकार ने किसी मंदिर पर इतने बड़े बजट प्रावधान का ऐलान किया है। देश के बड़े मंदिरों में बनाए गए कॉरिडोर की तरह ही खाटू श्याम जी के मंदिर में कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि खाटू श्याम मंदिर परिसर का विकास होने से श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी।